हेलो एवरीवन, दिस इज सीएन तोशिमार एंड यू आर वाचिंग फिनटेक्स द कॉमर्स लर्निंग स्टूडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। हम इस वीडियो में आज बात करेंगे दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि सेंट्रल बैंक परफॉर्म कर सकता है और ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म नहीं कर सकता है। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। अगर बात करें हम आरबीआई की, तो दोस्तों आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1935 थ्रू आरबीआई एक्ट 1934। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो डेट है, आपको दोनों ही डेट ध्यान रखनी है कि ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1935 में। पर इस पे एक्ट कौन सा लगता है, एक्ट कौन सा लगता है, आरबीआई एक्ट कौन सा है, आरबीआई एक्ट है 1934। तो हमें ये दो बातें ध्यान रखनी है, दोनों डेट ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सी बार ऑप्शन आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश तो हुआ था 1935 में, और हुआ कब था 1935 में, थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अगर हम बात करें नेशनलाइजेशन की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हो गया था 1949 में, जबकि पहली बार नेशनलाइजेशन की प्रोसेस चालू हुई थी और तभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। तो अगर हम बात करें नेशनलाइजेशन की, तो नेशनलाइजेशन कब हुआ था इसका, 1949 में। यहाँ पे एक और डेट आ गया आपके पास, आपको इस डेट को भी ध्यान रखना है, बिकॉज ज्यादातर कॉमर्स के नेट एग्जाम्स में डेट बहुत सारी पूछ जाती है, तो हमें इस डेट का भी ध्यान रखना है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था, ये पास हुआ था 1949 में। तो 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ और 1949 में ही आरबीआई का भी क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। और आरबीआई आया कब था, 1935 में, थ्रू आरबीआई एक्ट 1934। तो हमें इन चारों डेट्स का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होने का है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, तो फिर जो भी पावर्स है किसी भी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने की, वो होती है सेंट्रल बैंक के पास। तो इंडिया में पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने की पावर किसके पास आ गई, वो आ गई आरबीआई के पास, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि सारे बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी फॉलो करना पड़ेगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बैंकिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉलो करना पड़ता है। यानी कि हमारे पास पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए दो बॉडीज आ गई, एक तो आ गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगी, और दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जहां जिससे भी हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो यहां पे हमें दोनों ये बातें ध्यान रखनी है कि एक तो आरबीआई कंट्रोल करेगी, प्लस हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी फॉलो करना है, अगर पूरे बैंकिंग सिस्टम को हम बात करें उसकी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा, किस तरह से बैंक्स काम करेंगे कंट्रोल करेगा, कुछ सर्कुलर्स निकालेगा बैंक्स के लिए, कुछ नोटिफिकेशंस भी आएंगे, जो सब ये चीजें होती है कहां से होती है, आरबीआई के थ्रू होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज की। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज की, तो हमारे पास यहाँ पर 4 सब्सिडरीज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सबसे पहले आती है डीआईसीजीसी, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। फिर आता है रीबे, यानी कि रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और आखिर में आता है इफ्तास, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये 4 ही सब्सिडीज हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहले नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या थी, सब्सिडीज थी। लेकिन अब एट प्रेजेंट ये दोनों सब्सिडीज नहीं रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, बिकॉज इनकी पूरी पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो अगर आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन है कि नाबार्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, तो हमें करना है नहीं, बिल्कुल नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नाबार्ड अब सब्सिडीज नहीं रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये 4 सब्सिडीज है, इनका हमें ध्यान रखना है, रिबेट, इफ्तास, डीआईसीजीसी और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस की। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि सेंट्रल बैंक है तो ये कुछ सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस करेगा, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो उसके कुछ फंक्शन होंगे जो एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये करेगा। फिर अगर हम बात करें तो कुछ सुपरवाइजरी फंक्शंस भी करेगा, बिकॉज ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है।
और आखिरी में ये कुछ प्रमोशनल फंक्शंस भी करेगा, लाइक प्रमोशनल फंक्शंस। तो अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एज सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, एज ए सुपरवाइजरी फंक्शंस एंड एज ए प्रमोशनल फंक्शंस। अगर हम बात करें सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले जो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन आएगा वो आएगा नोट इशू। भारत में सारे ही नोट, कोई सा भी नोट हो एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, उसको इशू करने की पावर किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। 1 रुपी नोट को इशू करने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। यानी कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी नोट है उनको इशू करने की पावर या छापने की जो पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के पास। तो सबसे पहला फंक्शन क्या बन गया हमारा? एज ए सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन नोट इशू। दूसरा फंक्शन अगर हम बात करें लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सभी बैंकर्स के लिए क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अगर किसी भी बैंक के पास सारे सोर्सेस खत्म हो जाए तो आखिर में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जा सकता है लैंड करने, मनी लैंड करने के लिए। तो ये क्या है? एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी ये एक फंक्शन करता है सभी बैंक के लिए। अगर कोई भी बैंक सारे सोर्सेस हो जाए उसके बाद उसका पैसा नहीं बचे तो वो जा सकता है आरबीआई के पास। तो इट एक्ट एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, और हम कह सकते हैं इट एक्ट एज ए बैंकर्स बैंक। बैंकर का भी क्या है? ये बैंक्स का भी क्या है? ये बैंक है। तो इट एक्ट एज ए बैंकर्स बैंक, या फिर हम कह सकते हैं इट इज एन अपेक्स बॉडी। अपेक्स बॉडी जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी पे है उसे हम कह सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड फंक्शन की, तो ये फंक्शन कर रहा है एज ए बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज ए बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकिंग कहां से होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है वो किसके थ्रू होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होगी। अगर हम फोर्थ फंक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है क्रेडिट कंट्रोल। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या पावर है और क्या फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? इंडिया में क्रेडिट कंट्रोल करने का इसका सबसे बड़ा जिम्मा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इंडिया में क्रेडिट पॉलिसी निकालता है, क्रेडिट पॉलिसी डेवलप करता है। इसके लिए 2 मेजर्स यूज करता है, एक तो क्वालिटेटिव मेजर्स और एक क्वांटिटेटिव मेजर्स। इस टॉपिक के बारे में हम अलग से एक वीडियो में पूरा पढ़ेंगे, किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कंट्रोल करता है इंडिया में, किस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है इंडिया में, क्या होती है क्रेडिट पॉलिसी, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पूरा ही पढ़ेंगे। तो ये भी क्या है? सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और फिर आखिरी में आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंडिया में जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी कस्टडी किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को एडमिनिस्टर कौन करता है इंडिया में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये तो हो गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन एज ए सेंट्रल बैंकिंग। नंबर फर्स्ट, नोट इशू करना। नोट इशू करने की पावर किसके पास है? आरबीआई के पास है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट यानी कि अपेक्स बॉडी है, बैंकर्स का बैंक है। हम कह सकते हैं इसको कि अगर किसी भी बैंक के पास सारे सोर्सेस के बाद भी कोई मनी नहीं बचता है तो वो जा सकता है आरबीआई के पास पैसा मांगने के लिए। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक कौन है? आरबीआई हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है। और आखिर क्रेडिट कंट्रोल, किस तरह से इंडिया में क्रेडिट पॉलिसी होगी, क्या क्रेडिट पॉलिसी होगी इंडिया की, इंडिया में क्रेडिट किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, वो पॉलिसी कौन बनाएगा? वो बनाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आखिर में कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे हम मेंटेन करेंगे, उनकी रेट को कैसे मेंटेन करेंगे, वो सब पावर किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अगर मैं बात करूं दोस्तों सुपरवाइजरी फंक्शंस की, तो सुपरवाइजरी फंक्शंस में सबसे पहले क्या कर सकता है? ये लाइसेंस देने का काम। लाइसेंस किसको? बैंकिंग बिजनेस अगर आपको इंडिया में करना है तो आपको आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा। अगर आपको नई ब्रांच खोलनी तो भी आपको आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा। तो लाइसेंस देने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड क्या होगा? लिक्विडेशन ऑफ वीक बैंक। अगर कोई बैंक वीक है तो उसका लिक्विडेशन करने की प्रक्रिया भी कौन चालू करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही चालू करेगा। तो लाइसेंस देने का काम करेगा, लिक्विडेशन ऑफ वीक बैंक करेगा कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और थर्ड, मेंटेनिंग
स्टैंडर्ड्स, बैंकिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की पावर और काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो यहां पर एज ए सुपरवाइजरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3 फंक्शन कर रहा है, लाइसेंस प्रोवाइड करने का, लिक्विडेशन ऑफ वीक बैंक्स का और मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स का। तो हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल बैंकिंग, सुपरवाइजरी फंक्शंस और प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शंस में क्या करेगा ये? सबसे पहले एग्रीकल्चरल क्रेडिट को प्रमोट करेगा, ठीक है। सेकंड, सबसे पहले देखा एग्रीकल्चरल क्रेडिट को प्रमोट करेगा, फार्मर्स को क्रेडिट के लिए प्रमोट करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा? एग्रीकल्चर क्रेडिट को प्रमोट करेगा, फिर फार्मर्स के लिए क्रेडिट के को प्रमोट करेगा, फिर करेगा ये हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट। यानी कि यहां पे भी ये 3 फंक्शन कर रहा है, एग्रीकल्चर क्रेडिट को प्रमोट करने का काम करेगा, फार्मर्स के अगर आपको कोई क्रेडिट देना है तो उसको प्रमोट करने का काम करेगा, साथ ही अगर हाउसिंग फाइनेंस की बात करनी है तो उसको प्रमोशन का काम भी कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस को 3 कैटेगरी में पढ़ सकते हैं, फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एज ए सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहले आएगा नोट इशू करना, फिर आएगा लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, फिर आएगा बैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर आएगा क्रेडिट कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे क्रेडिट कंट्रोल, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिर आएगा कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगर हम सुपरवाइजरी फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन होगा लाइसेंस देना, फिर होगा लाइसेंस जैसे आप अगर कोई बैंकिंग बिजनेस पहली बार कर रहे हैं, कोई नई कंपनी आ रही है, कोई बैंकिंग कंपनी आ रही है तो उसको लाइसेंस देना है, या फिर कोई ब्रांच खुल रही है तो उसको लाइसेंस देने का काम करेगा। उसके बाद लिक्विडेशन ऑफ वीक बैंक्स, अगर कोई बैंक बहुत ज्यादा वीक हो गए तो उनको लिक्विडेशन कर देना उनका, वो काम भी इसका है। जैसा कि हमने देखा बहुत सारे बैंक अभी लिक्विडेशन हुआ है, कुछ ही दिन पहले बहुत सारे बैंक मर्ज हुए हैं, तो वो फंक्शन भी किसका है? आरबीआई का है। और फिर बात करें स्टैंडर्ड्स, बैंकिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। अगर हम प्रमोशनल फंक्शंस की बात करें दोस्तों, तो प्रमोशनल फंक्शंस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? एग्रीकल्चर क्रेडिट को प्रमोट करना, फिर फार्मर्स के लिए जो क्रेडिट होता है उसको प्रमोट करना, और आखिरी में हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट करना। तो ये थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस। मैं दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हूं, डीप में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन डीप में मुझे पता आप सब जाके पढ़ लोगे। ये जो बातें मैंने पूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताई, ये सब एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बताई कि क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रोहिबिटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी कि ऐसे फंक्शंस जो आरबीआई नहीं कर सकता है, प्रोहिबिट है आरबीआई के लिए ऐसे फंक्शंस करना। तो इसमें जो सबसे पहला फंक्शन आता है वो आता है इट कैन नॉट प्रोवाइड any direct financial assistance to any trade, business or industry। यानी कि पहला जो फंक्शन है जो आरबीआई नहीं कर सकता है, जो पहला प्रोहिबिट फंक्शन है वो क्या है? इट कैन नॉट प्रोवाइड एनी डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनी ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री। किसी भी ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री को ये डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। दूसरा जो हमारा प्रोहिबिट फंक्शन आता है वो आता है इट कैन नॉट परचेज shares of any commercial or industrial undertaking। ये किसी भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के शेयर्स को परचेज नहीं कर सकता है। तीसरा आता है इट कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर, ये खुद के शेयर्स को भी परचेज नहीं कर सकता है, और शेयर्स ऑफ एनी अदर बैंकिंग कंपनी, ये किसी भी बैंकिंग कंपनी के शेयर्स को भी नहीं खरीद सकता है और खुद के शेयर्स को भी ये खरीद नहीं सकता है। फोर्थ आता है इट कैन नॉट
purchase any immovable प्रॉपर्टी, ये कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। फिफ्थ आता है इट कैन नॉट गिव loans on basis of security of shares and debentures। ये किसी को भी लोन नहीं दे सकता है। किसकी बेसिस पे, किसकी सिक्योरिटी की बेसिस पे? शेयर्स एंड डिबेंचर्स की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकता है या फिर किसी भी बैंकिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता है। फिर अगर हम बात करें तो ये किसी भी बैंकिंग बिजनेस के शेयर नहीं खरीद सकता है, किसी भी कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग के शेयर्स पे खरीद नहीं सकता है। अगर हम बात करें तो इट कैन नॉट परचेज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट गिव लोन्स ऑन बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। और आखिरी में अगर बात करें तो इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ट्रेड और बिजनेस, ये किसी भी बिजनेस और ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें बच्चा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे फंक्शंस की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं कर सकता है, प्रोहिबिटरी फंक्शंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि ये फंक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी हालत में नहीं कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले आता है ये किसी भी अंडरटेकिंग, कमर्शियल अंडरटेकिंग को, ट्रेड को या बिजनेस को डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकता है। दूसरा, ये खुद के शेयर्स भी नहीं खरीद सकता है और किसी और बैंकिंग बिजनेस के शेयर्स भी नहीं खरीद सकता है। तीसरा, ये किसी भी कमर्शियल अंडरटेकिंग के शेयर्स भी नहीं खरीद सकता है, किसी भी इंडस्ट्री के शेयर्स भी ये नहीं खरीद सकता है। चौथा, इट कैन नॉट परचेज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता है। फिर अगर हम बात करें लोन्स देने की तो ये सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बदले लोन नहीं दे सकता है, शेयर एंड डिबेंचर्स की सिक्योरिटी के बदले लोन नहीं दे सकता है। आखिरी में ये किसी भी ट्रेड या बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो बच्चा ये है प्रोहिबिटरी फंक्शंस। अगर आपसे पूछा जाए क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में से कोई फंक्शंस कर सकता है तो आपका जवाब होगा नहीं। यहाँ पे एमसीक्यू ऐसे बनता है कि जो हमने फंक्शंस पढ़े थे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है उनके साथ इनको मिक्स कर दिया जाता है। फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन से फंक्शंस है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हमें दोनों ही बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा फंक्शंस कर सकता है, उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक है। और अब हम बात करें प्रोहिबिटेड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जिसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि ये 6 फंक्शंस है जो आरबीआई नहीं कर सकता है, ठीक है बच्चा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर दोस्तों अगर आप कॉमर्स में नेट एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम भी देने वाले हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आप कोई भी जनरल नॉलेज गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं तो भी ये वीडियो बहुत काम की है। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड तब तक के लिए सी यू सून।